आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश के चैप्टर को जो है एन एलियन हैंड। इस चैप्टर में से पूछा जा रहा है कि क्या आपने वाइकिंग मिशन जो मार्स पर किया गया था उसके बारे में सुना है। देखो, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने वाइकिंग मिशन किया था मार्स पर। और इसके अंदर दो स्पेस क्राफ्ट का यूज़ किया गया था जो है वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2। दोनों ही स्पेस क्राफ्ट का अपना अलग अलग ऑर्बिटर और लैंडर था। ऑर्बिटर का मतलब है जो कि मार्स के ऑर्बिट में यानी मार्स के इर्द गिर्द चक्कर लगाता हो। और लैंडर का मतलब है जो मार्स के सतह पर जा करके वहाँ पर लैंड करता है, वहाँ के जो सॉइल्स है उन सबको देखता है और सैंपल्स इकट्ठा करता है। तो इस वाइकिंग मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था कि नासा वाले चाहते थे कुछ इमेजेस और सैंपल मार्स के सरफेस का यानी जो सॉइल हो गया उन सब का इकट्ठा करना, ताकि यह पता लगा सके कि क्या मार्स पर कोई साइन ऑफ लाइफ है यानी कोई ऑर्गेनिज्म वगैरह वहाँ पर जिंदा है। ये तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। अब बताया जा रहा है इसके लिए उन्होंने वाइकिंग 1 को लॉन्च किया था 20 अगस्त 1975 में, जो मार्स पर पहुंचा 19 जून 1976 में। फिर वाइकिंग 2 को उन्होंने लॉन्च किया था 9 सितंबर 1975 को, और वो मार्स के ऑर्बिट में एंटर किया 7 अगस्त 1976 में। तो ये दोनों ही एयरक्राफ्ट का डेट बताया जा रहा है कब उन्हें लॉन्च किया और कब मार्स के सतह पे पहुंचे। तो दोनों ही एयरक्राफ्ट में जैसे हम जानते हैं कि दोनों ही का अपना अलग अलग ऑर्बिटर अलग अलग लैंडर था। तो उनका जो ऑर्बिटर था वो ऑर्बिट करने लग गया और उनका जो लैंडर था वो मार्स की सतह पर पहुंच गया। तो ये जो दोनों ही स्पेसक्राफ्ट के अपने अपने लैंडर थे यानी दो लैंडर्स हो गए। इनका मेन काम क्या था कि वो बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट कर सके, यानी देख सके कि क्या मार्स पे रियल लाइफ है या नहीं है। तो यहाँ तक आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं ये एक्चुअल लाइफ में हुआ है, यानी एक्चुअल लाइफ में वाइकिंग मिशन किया गया है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो इमेजनरी है, यानी वो रियल लाइफ में नहीं हुआ था। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि टिल्लू जो कि एक लड़का है वो अपने पेरेंट के साथ प्लेनेट के सरफेस यानी मार्स के सरफेस के नीचे रहता था आर्टिफिशियल कंडीशन में। यानी अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था कि वो सरफेस के नीचे वो लोग रह सकें। और सरफेस के नीचे रहने की वजह से उसने सिर्फ सन और स्टार्स के बारे में पढ़ा था, उन्हें कभी एक्चुअल में देखा नहीं था। टिल्लू के फादर हमेशा एक सीक्रेट पैसेज का यूज़ करके अपने काम के लिए जाते थे। तो टिल्लू हमेशा सोचता था उस सीक्रेट पैसेज के बारे में, यानी उसको जानना था कि आखिर वो पैसेज कहाँ जाता है। टिल्लू यहाँ अपनी माँ से बात कर रहा होता है। उसकी माँ कहती है कि टिल्लू तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि उस तरफ नहीं जाने के लिए। तो टिल्लू बोलता है तो आखिर पापा हर दिन वहाँ क्यों जाते हैं। तो टिल्लू की माँ बोलती है क्योंकि वो उनका जॉब है। देखो, ये बात हो रही है उस अंडरग्राउंड पैसेज की जिससे टिल्लू के फादर हमेशा अपने काम के लिए जाते थे। हर दिन वो उसी पैसेज से वापस भी घर आते थे। देखो, ये जो पैसेज था यह एक फॉरबिडन रूट था, यानी एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ कुछ ही लोग इस्तेमाल कर सकते थे। तो आखिर वो रास्ता का अंत क्या है, कहाँ तक वो जाती है, यह सवाल सिर्फ टिल्लू का नहीं बल्कि जो मार्स के सरफेस के नीचे रहने वाले और भी लोग हैं, यानी जो एक कमिटी है उसका भी है कि आखिर वो रास्ता जाता किधर है। देखो, टिल्लू के फादर उन चुने हुए लोग में से थे जिन्हें परमिट था यानी परमिशन था कि वो उस रास्ता को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जब भी टिल्लू उस रास्ते की तरफ जाने की कोशिश करता तो उसकी मम्मी उसे रोक देती। तो इसलिए अभी जो टिल्लू वापस जाने की कोशिश कर रहा था तो उसकी मम्मी उसे रोक रही थी कि वहां पे मत जाओ। लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग था। टिल्लू के फादर एंजॉय कर रहे थे सिस्टा सिस्टा। यहाँ पे मतलब हुआ कि दोपहर के वक्त में जो लोग सोते हैं तो वो हल्का आराम कर रहे थे दोपहर के वक्त में अपने घर पर। तो टिल्लू अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड ले लेता है और मम्मी के वॉचफुल आई से यानी उनसे छुपते छुपाते हुए उस फॉरबिडन पैसेज की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन सामने ही एक मेटल डोर दिखता है जो उसे आगे बढ़ने नहीं देता है। तो टिल्लू ने देखा हुआ था उसके फादर को उस मैजिक कार्ड यानी वो जो कार्ड लेके आता है अपने पापा का, उसे एक स्लॉट में घुसाते हुए। तो सेम वैसे ही वो भी करता है और डोर अपने आप बिना आवाज के खुल जाता है। सामने एक वेल लिट पैसेज था, यानी अंदर लाइट जल रहा था और वो लाइट मानो उसे बेकन कर रहे थे। बेकन मतलब होता है अपनी तरफ बुला रहे थे। और वॉल में लगे हुए एक स्लॉट में से दूसरा कार्ड निकलता है, तो उस कार्ड को लेते हुए टिल्लू आगे की तरफ चल पड़ता है। आगे वो जो पैसेज था वो थोड़ा अपवर्ड स्लोप में था, यानी कि हल्का ऊपर की तरफ जाता हुआ था। यानी वो पैसेज उसे ले जाता अंडरग्राउंड से सरफेस की ओर। सरफेस पे जाकर के टिल्लू सोचा होता है कि वो सन को देखेगा अगर यह दिन का समय हुआ, या स्टार्स को देखेगा अगर यह रात का समय हुआ। क्योंकि उसने ऐसा ही पढ़ा और सुना था। बट उसकी किस्मत में ऐसा था नहीं, क्योंकि टिल्लू ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, यानी उसे कम आंक लिया था। क्योंकि उन मशीन्स ने डिटेक्ट कर लिया था इस स्मॉल इंट्रूडर यानी टिल्लू को, और इसके फोटोग्राफ्स को भेज दिया था सेंट्रल ब्यूरो में, जहां पर वो थोरोली चेक हो रहे थे, यानी सबको एकदम ध्यान से देख रहे थे, चेक कर रहे थे। देखो, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी जगह पर जाने की परमिशन नहीं है बट वो वहां पर चला गया हो। तो इसमें कहा जा रहा है कि जैसे ही वो 10 कदम और आगे बढ़ाता तभी एक स्ट्रांग हैंड उसके शोल्डर पे आ जाता जो कि एक सिक्योरिटी स्टाफ का था।
उसने प्रेम से बट फॉर्मली यानी मजबूत से पकड़ा उसे और उसे एस्कॉर्ट किया यानी लेकर गया उसके घर, जहाँ पर उसकी माँ एंशियस यानी चिंतित और गुस्से में थी। तो उसकी माँ इसको डाँटने लग जाती है और जब तक वो डाँट रही थी तभी एक अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर यानी एक अलग ही जगह से टिल्लू को हेल्प मिलती है। और ये थे टिल्लू के फादर। वो कहते हैं कि मुझे समझाने दो डार्लिंग। ये वो अभी जस्ट टीलू के फादर उठे रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर इसे सही से समझाया गया तो यह ऐसा काम दोबारा नहीं करेगा। फिर वो बोलना शुरू करते हैं कि देखो टिल्लू, मैं सरफेस पे काम करता हूँ। यहाँ सरफेस बोला जा रहा है मार्स के सरफेस को, और वहाँ पे कोई भी आम आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरफेस पे जो एयर है वो बहुत ही थिन है, जिसे कोई सांस नहीं ले पाएगा, और टेम्परेचर इतना कम है कि कोई आदमी वहाँ पे जाता है तो जम करके मर जाएगा। तो टिल्लू पूछता है, बट डैडी आप कैसे मैनेज करते हो सरवाइव करना? तो वो बोलते हैं कि मैं पूरा वेल इक्विप्ड होकर के, यानी पूरा सूट वगैरह पहन के, रिजर्वर ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन जो टैंक्स होते हैं उन्हें लेकर के जाता हूँ। और इस वजह से वो वहाँ पे सूट में वार्म रह पाते हैं, और उनका बूट्स यानी जूता ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो ईजिली सरफेस पे चल पाते हैं। और तो उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई है कि कैसे वो सरफेस पे सरवाइव कर पाएँ और अपना काम कर पाएँ। आगे टिल्लू के फादर कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब हमारे फोर फादर्स यानी हमारे पूर्वज नेचुरली रहते थे सरफेस पे, और हाँ वो लाखों साल तक सरफेस पे ही थे। बट फिर समय बदला। जो सन हमारा है, जो हमें पहले सस्टेनेंस यानी जीवन प्रदान करता था, वह हॉस्टाइल हो गया यानी हमारा दुश्मन बन गया। और ऐसा बहुत ही कम परिवर्तन से ही हो गया। यानी ऐसा कह सकते हो कि उस समय सन का जो हीट था, जैसे हम लोग गर्मी महसूस करते हैं, वो थोड़ा हीट कम हो गया। इस वजह से पूरा प्लेनेट ही इनका ठंडा पड़ गया, और इस वजह से फिर प्लेनेट के सरफेस पे रह पाना पॉसिबल ही नहीं था। पहले तो बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गए यानी सारे बर्ड्स मर गए, फिर एनिमल्स मर गए, फिर सारे जो फिश थे वो भी सहन नहीं कर पाए और वो भी खत्म हो गए। जो ह्यूमंस थे वही सर्वाइव कर पाए क्योंकि उनके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी था, लेकिन वो भी सरफेस पे नहीं रह पाए। वो भी फोर्स हो गया था कि उन्हें अंडरग्राउंड जाना पड़ गया, जहाँ पे आर्टिफिशियल कंडीशंस था, यानी आर्टिफिशियली सब कुछ था अंडरग्राउंड में। तो ये कहते हैं ये सारा चीज़ मुमकिन हो पाया सोलर एनर्जी की वजह से, यानी जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं। तो ये कहते हैं कि जो बिजली प्रोड्यूस हो पा रहा है जिसकी वजह से ये आरामदायक अंडरग्राउंड रह पा रहे हैं, वो सोलर एनर्जी की वजह से ही है। तो ये जो सोलर पैनल्स जो कि सरफेस पे ही लगते हैं, उन्हें भी चेक करना पड़ता है कि क्या वो सही है कि नहीं, यानी वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। तो कहते हैं कि कुछ मशीन जो सरफेस पे है, यहाँ पे सोलर पैनल की बात की जा रही है जो सरफेस पे होता है, वही जो बैटरीज वगैरह है वो तो अंडरग्राउंड भी रह जाएगा। तो ये कहते हैं कि जो सरफेस पे लगे हुए मशीन्स हैं, उन्हें वो जा करके चेक करना पड़ता है, और वो उस टीम का मेंबर है जिसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जा करके ये सब चीज़ें चेक करे। फिर टिल्लू बोलता है कि डैडी क्या मैं आपकी टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ जब मैं बड़ा हो जाऊँगा? तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ, कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक अच्छा बच्चा बन के रहना पड़ेगा, और जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं वैसा ही करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है फादर तक का बात खत्म। अब टिल्लू की माँ भी, जैसे लास्ट में हर घर में होता है कि पापा के समझाने के बाद मम्मी भी समझाती है, तो इसलिए उसकी मम्मी भी फिर उसे कुछ समझाती है। आगे बताया जा रहा है कि अगले दिन जब टिल्लू के फादर काम पे पहुंचे तो वो देखते हैं कंट्रोल रूम में बहुत एक्साइटमेंट था, यानी यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि बहुत पैनिक था। लोग इसे भीड़ लगा रहे थे एक बड़े से टीवी स्क्रीन के पास, जिसके अंदर एक डॉट दिखाई दे रहा था क्लियर बैकग्राउंड में, यानी वो एक रडार था जिसमें लोग देख रहे थे किसी चीज को। तभी जो लास्ट शिफ्ट का सुपरवाइज़र था, यहाँ पे शिफ्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें लोग का काम बँटा हुआ था कि 6 बजे से 12 बजे तक ये आदमी देखेगा, 12 से 4 बजे तक ये आदमी देखेगा, इस टाइप से। तो जो पिछले शिफ्ट का सुपरवाइज़र था यानी जिसका काम था पूरा चीज़ को देखना, वो कहता है कि यह एक स्टार नहीं हो सकता है क्योंकि वो अपनी पोज़ीशन को चेंज कर रहा है, और जैसा इनका कंप्यूटर एक ट्रैजेक्टरी दे रहा है इस चीज़ का, ट्रैजेक्टरी मतलब पोज़ीशन बता रहा है कि पहले कोई चीज़ उनसे 100 किलोमीटर दूर थी, अब 30 किलोमीटर है, अब 20 किलोमीटर है, ऐसे। तो ये चीज़ हमारी तरफ बढ़ रही है, ऐसा वो सुपरवाइज़र कहता है लास्ट शिफ्ट वाला। तो जैसे ही अब टिल्लू के फादर जो कि अभी आते हैं क्योंकि उनका शिफ्ट अभी आया रहता है, तो उनके शिफ्ट के जो और भी टीममेट्स होते हैं वो भी अभी भी आए रहते हैं, तो वो सब ये पूछते हैं, तो सुपरवाइज़र ये सारी चीज़ बताता है। टिल्लू के फादर बोलते हैं क्या वो एक स्पेसक्राफ्ट है? तो ऐसा सबको लगता है कि हो सकता है कि यह एक स्पेसक्राफ्ट है, बट फिर भी वो लोग उस पे ध्यान रखते हैं। तभी दिमाग में सभी ख्याल आता है कि एक स्पेसक्राफ्ट, बट आखिर स्पेसक्राफ्ट आया कहाँ से होगा? क्योंकि सोलर सिस्टम में जितना हमें पता है, हमारे इस प्लैनेट के अलावा, ये लोग अपने प्लैनेट यानी मार्स की बात कर रहे हैं, कि इसके अलावा कहीं भी सोलर सिस्टम में किसी प्लैनेट पर लाइफ नहीं था।
तो टिल्लू के फादर रिकॉल करते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो में जो आर्काइव में रखे हुए रिकॉर्ड्स हैं उनको, सिंपल में समझो जैसे कि लाइब्रेरी में हिस्ट्री की बुक्स होती है ना, तो इसमें पास्ट के बारे में लिखा रहता है। ऐसे ही सेंट्रल ब्यूरो में जो आर्काइव है यानी जो लाइब्रेरी टाइप का, उसमें जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं यानी जो बुक्स वगैरह हैं एंशिएंट्स के, उसको रिकॉल करते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे जो अपने वक़्त में जिन्होंने बताया था, लिखा था, तो उन्होंने ऐसा लिखा था कि जब वो लोग सरफेस पे रहते थे, तो उन्होंने बहुत सारे स्पेस प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे ताकि वो पता लगा सकें कि सोलर सिस्टम में कोई और लिविंग ऑर्गेनिज़्म या किसी और प्लैनेट पे कोई रहता तो नहीं है। तो उस समय यानी लाखों साल पहले जब उन्होंने स्पेस प्रोग्राम चलाया था और जब सारे सोलर सिस्टम को देखा था, तो उन्हें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं दिखा था, यानी किसी भी प्लैनेट पर कोई भी जीवन नहीं दिखा था उन्हें। यानी कि उस समय जब इनके एंसेस्टर्स रहते थे सरफेस पे, उस समय पूरे सोलर सिस्टम में इन्हीं के प्लैनेट पे सिर्फ लाइफ था, यानी मार्स पर, बाकी कहीं पर भी लाइफ नहीं था। लेकिन ये लोग जब से अंडरग्राउंड हो गए हैं, तब से ये लोग पहले तो बिजली की समस्या और अंडरग्राउंड लाइफ को सँभालने में ही व्यस्त थे। और ये लोग इस वजह से किसी भी स्पेस प्रोग्राम को भी नहीं चला पाते, क्योंकि अंडरग्राउंड होने के बाद आखिर ये सरफेस पे तो जा ही नहीं पा रहे थे, तो स्पेस प्रोग्राम कैसे ही चला पाते। तो इस वजह से लाखों साल से इन्होंने कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं चलाया था, इसलिए इन्हें एक्चुअल में कुछ पता ही नहीं था कि अभी के वक्त में उनके समय में बाकी प्लैनेट्स कैसी है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये लोग अब सिर्फ सोच रहे होते हैं कि ये लोग सिर्फ देख ही सकते हैं कि आखिर क्या चीज़ हो रहा है एक वेंटेज पॉइंट से, या यहाँ पे जो लोग जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से, ताकि ये पता लगा सके कि आखिर ये स्पेसक्राफ्ट किसका है, यानी ये जो स्ट्रेंजर्स है आखिर कौन है। तो वो कॉन्फ्रेंस रूम सेंट्रल ब्यूरो का इतना शांत था कि अगर कोई आउटसाइडर आकर के देखता तो उससे लगता कि ये तो एम्प्टी है। लेकिन ऐसा नहीं था, सभी अपने फुल कैपेसिटी पे थे, यानी बहुत ही एक्टिव थे। सभी को पता था कि जो सेंट्रल कमिटी है, बोल सकते हो सेंट्रल ब्यूरो से ऊपर जो है, जो लोग हैं जो उसको मैनेज करते हैं, तो सेंट्रल कमिटी वाले जितने भी मेंबर्स थे वो बहुत ही शांत थे, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बोल सकते हो कि लीडर, यानी जो सबको देख रहा है, वो कोई एक मोमेंटस यानी बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट करने वाले थे। वो कहते हैं, कलीग, मेरे पास जो रिपोर्ट है वो आपको मैं देता हूँ, लेकिन हो सकता है जब मैं ये बोल रहा हूँ तो सिचुएशन में चेंज आ सके। यानी उनकी जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है हो सकता है कि एक्चुअल में कुछ और ही चीज़ हो, इसका मतलब ये सिचुएशन में चेंज आ सकता है। वो कहते हैं थोड़ा रुक करके अपने पेपर को समेटते हुए कि 2 स्पेसक्राफ्ट हमारी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं। एक जो है वो एक्चुअल हमारे प्लैनेट के ऑर्बिट करना शुरू कर दिया हुआ है, वहीं दूसरा स्पेसक्राफ्ट अभी बहुत दूर है। और हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे नेबरिंग प्लैनेट यानी जो बगल का प्लैनेट है उससे आया है। तो हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए? वो पूछते हैं नंबर 1 से कि तुम अपना व्यू बताओ, यानी तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1 इसमें से एक आदमी का नाम है, ठीक है? नंबर 1 अपनी बहादुरी और समझदारी के लिए जाना जाता है। तो वो कहता है, सर अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इन स्पेसक्राफ्ट को मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट यह समझदारी वाला काम नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास ऐसा कैपेसिटी नहीं है उन्हें अनऑपरेशनल रेंडर कर पाना स्पेस में, यानी जो कि ऑर्बिट कर रहा है वो भी स्पेस में, तो बोलते हैं कि हमारे पास इतना पावर नहीं है कि हम लोग वो ऑर्बिट जहाँ पे कर रहा है वहाँ पर ही उसको डिस्ट्रॉय कर पाएँ। उन्हें लैंड करना पड़ेगा, यानी जब वो लैंड कर जाएँगे तब ये लोग उसे इनइफेक्टिव बना सकते हैं, यानी उसे ख़राब कर सकते हैं। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी, तो वो कहते हैं कि हमारा जब मन करे हम ऐसा कर सकते हैं। और हमारा रिपोर्ट कहता है कि ये जो दोनों स्पेसक्राफ्ट है इसमें कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है, यानी कोई भी जीवित चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं यानी रोबोट वगैरह हैं। फिर प्रेसिडेंट बोलते हैं, नंबर 2 तुम्हारा क्या ओपिनियन है? देखो नंबर 2 उस कमेटी में एक साइंटिस्ट था, तो वो कहता है कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हमें नॉन इंटरफेरेंस यानी हमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हमें बस देखना चाहिए कि आखिर वो चीज़ क्या-क्या कर रहा है। क्योंकि हमें नहीं पता कि आखिर इस स्पेसक्राफ्ट को भेजने वाले जो हैं उनके पास कितना पावर है। हमें कुछ भी नहीं पता कि उनके इंटेंशंस क्या हैं, यानी हम लोग डार्क में हैं। वो कहते हैं कि यह समझदारी वाला काम होगा कि अगर हम लोग अपने एक्जिस्टेंस को रिवील ना करें, यानी अगर हम लोग स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उसे इनइफेक्टिव कर देते हैं, यानी उसे ख़राब कर देते हैं, तो इससे हम अपने एक्जिस्टेंस को रिवील कर देंगे। यानी जो जो सेंडर है इस स्पेसक्राफ्ट का, उसे पता चल जाएगा कि किसी ने मेरे स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर उसे ख़राब कर दिया। फिर प्रेसिडेंट नंबर 3 की तरफ देखते हैं, जो कि एक सोशल साइंटिस्ट था। अब ये जो नंबर 3 है ये रेयरली ही नंबर 2 के यानी जो साइंटिस्ट है उसकी बात पे कभी एग्री करता था। यानी मैक्सिमम टाइम ये उसकी बात को डिसएग्री करता, उसको काटता था। बट वो जो रेयर ओकेज़न था उसमें से ये एक ओकेज़न था। वो कहता है कि सर देखिए मैं नंबर 2 की बात से एग्री करता हूँ। हमें अपने एक्जिस्टेंस को रिवील नहीं करना चाहिए।
और अपने सरफेस एक्टिविटी को ये यानी जो भी एक्टिविटी वो लोग सरफेस पे करते हैं उसको मिनिमम रखना चाहिए, ताकि एक ऐसा इंप्रेशन पड़े कि अच्छा इस प्लैनेट पे तो कोई लाइफ ही नहीं है। और वो कहता है कि फॉर्चुनेटली यानी सौभाग्यवश हमारा जो सरफेस का कंडीशन है वो भी कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं देता है कि यहाँ पे कोई लिविंग है यानी लाइफ है। इससे पहले कि प्रेसिडेंट कुछ बोल पाते, उनका जो पर्सनल टेलीफ़ोन था वो बजता है। वो उसे उठाते हैं और सुनते हैं कुछ मिनट तक और फिर कहते हैं कलीग, जो पहला स्पेसक्राफ्ट है वो लैंड हो चुका है। अब आगे बताया जा रहा है कि यह रेड लेटर डे था टिल्लू के लाइफ का, यानी जिस दिन का उसे इंतजार था वो दिन था। क्योंकि एट लास्ट इसके फादर उसे लेकर के जाते हैं कंट्रोल रूम में, जहां से वो एलियन स्पेसक्राफ्ट को देख सकता था टीवी स्क्रीन पर, यानी जो उतरा था स्पेस से। टिल्लू बोलता है कि डैडी वो फनी लुकिंग चीज़ क्या है? उसके पास आखिर क्या चीज़ वो कंटेन करता है? तो उसके फादर अपने सिर को हिलाते हुए बोलते हैं कि देखो सही से कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ अलाउ है ऑब्जर्व करना दूर से। बट हम लोग उसके किसी पार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी उसे डिस्ट्रॉय या ख़राब भी कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि वो किसी मिसचीफ यानी कि कोई गलत काम करने वाला है, यानी ऐसा काम जिससे इन लोगों को खतरा है। फिर वो पॉइंट करते हैं एक इम्प्रेसिव यानी शानदार पैनल की तरफ, जिसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग कलर के बटन्स थे। टिल्लू उन्हें देख कर के बहुत ही उत्साह में आ जाता है। फिर टिल्लू कहता है देखिए वो कुछ करने वाला है डैडी। टिल्लू उस समय कुछ मूवमेंट देखता है स्पेसक्राफ्ट के अंदर और बाकी सभी लोग इस चीज़ को देखते हैं और एकदम से रूम में जितने भी लोग थे वो लोग सभी उस स्क्रीन की तरफ देखने जाते हैं। उनका आँख उसी स्क्रीन पे एकदम मानो चिपका हुआ सा रहता है। एक मैकेनिकल हैंड स्पेसक्राफ्ट के अंदर से निकलता है और वह उस प्लेनेट के यानी मार्स के सरफेस को टच करता है। वह मुड़ता है और उसके सॉइल को टच करता है। तभी सभी लोग बोलते हैं कि आखिर वो क्या करने वाला है। लोग भीड़ लगाते हैं स्क्रीन की तरफ ताकि उसे एकदम पास से देख पाए। जो टेलीस्कोपिक लेंस था टीवी का, वह जूम करता है उस मैकेनिकल हैंड के टिप पर, यानी उसके हाथ के पास मानो। उस समय टिल्लू घूर रहा था यानी स्टेयर कर रहा था कंट्रोल पैनल को, जिसमें बहुत सारे अट्रैक्टिव अलग-अलग रंग के बटन्स थे। और जो उसका इर्रेसिस्टिबल डिज़ायर था, यानी उसका जो चाह था, वो उस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और दबा देता है एक मोस्ट प्रोमिनेंट यानी जो मेन बटन था सभी बटन्स में, वो था रेड वन वाला उसे। फिर वो मूव कर जाता है यानी थोड़ा-सा हटता है। तभी एक श्रिल व्हिसल आता है यानी बहुत तेज़ सायरन की जो आवाज़ होती है ना, वो बजता है। टिल्लू अपने आप को पाता है कि सभी लोग उसे ही देख रहे थे, यानी वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया था। उसके फादर उसको वहाँ से खींच के हटाते हैं एकदम तेज़ी में रफली और रिस्टोर कर देते हैं उस रेड बटन को न्यूट्रल पोज़ीशन में, यानी सब कुछ ठीक कर देते हैं जैसा पहले था। लेकिन जो कि उसने बटन दबा दिया था, तो जो डैमेज होना था वो तो हो चुका था। और वो हुआ क्या? तो जो स्पेसक्राफ्ट का मैकेनिकल हैंड था वो सीज़ कर दिया वर्क करने से, यानी वो वर्क ही करना बंद कर दिया। फिर यहाँ बताया जा रहा है नासा के बारे में कि नासा उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी रहती है। उसमें वह जो साइंटिस्ट होते हैं वो ब्रीफ कर रहे होते हैं वर्ल्ड प्रेस में, यानी बता रहे होते हैं ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह में। वो बोलते हैं कि सभी कुछ सही जा रहा था, बट वाइकिंग मिशन में एक प्रॉब्लम आ गया, वो ये कि जो मैकेनिकल हैंड था, जब वो डिग कर रहा था मार्शियन सॉइल यानी मार्स के सॉइल को, तो उस समय कुछ मेल फंक्शन आ गया, यानी वो काम करना बंद कर दिया। हमें पता नहीं कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट हमारे टेक्नीशियंस कॉन्फिडेंट है कि वो इसे ठीक कर देंगे। फिर कुछ ही वक्त बाद वापस एक प्रेस रिलीज करती है नासा और कहती है कि हमारा जो मैकेनिकल हैंड है वो काम करना शुरू कर दिया है और यह सब हुआ है टेक्नीशियंस के एफर्ट की वजह से। तो सॉइल सैंपल लिया जा रहा है और उसको एग्जामिन किया जा रहा है। हमें कुछ ही वक्त में पता चल जाएगा कि आखिर मार्स पर लाइफ है कि नहीं। फिर आगे कहते हैं कि लाइफ ऑन मार्स, मार्स पे जीवन की जो खोजें करनी चाह रही थी साइंटिस्ट, वो कहती है कि मार्स से अर्थ से बहुत ही पास में है लोकेशन उसका, और उसका फिजिकल कंडीशन भी अर्थ से मैच करता है, यानी वो भी लगभग अर्थ की तरह ही है लगभग। साइंटिस्ट कहते हैं कि उनका ये जो वाइकिंग मिशन को भेजने का यही उद्देश्य था, क्योंकि वो होपफुल थे कि हो सकता है कि मार्स पर जीवन हो, उस पे लाइफ हो। बट उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होता है ये जानते हुए कि वाइकिंग मिशन में पता चला है कि इस मार्स पे कोई भी लाइफ नहीं है। तो देखो ये कहानी ना बहुत काल्पनिक है। स्टार्टिंग में जो बताया गया वो सही है। वाइकिंग मिशन के बारे में सही बताया गया कि वो लाइफ जो है ढूँढने गई थी मार्स पर। बट ये जो टिल्लू की कहानी वगैरह ये सब फेक है, तो इसको छोड़ दो, जैसे स्टोरी ही सोचो। तो ये था पूरे इस कहानी में। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को यहीं रखते हैं, आपका क्लास 7th